हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की पीपीटी प्लस से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी, जिसमें कि अब आप लोग की वैकेंसी इंक्रीज भी हो चुकी है। जिसमें कि अब आप लोग की वैकेंसी इंक्रीज भी हो चुकी है। 108 जो टोटल पोस्ट है वो आपकी उसमें 108 जो है वो पोस्ट इंक्रीज हुई हैं। तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जरूर से देख लीजिएगा कि किस किस विभागों में अलग अलग बहुत से कॉलेजेस में भी आप लोग के असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हुई है। तो आप लोग उसको भी देख जरूर से लीजिएगा। और अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इससे साइट बहुत बिजी रहती है। अगर पेट की भी आप लोग की वैकेंसी आ जाती है, पेट की नोटिफिकेशन आ जाता है 2026 का, तो साइट और बिजी हो जाएगी। ऑलरेडी ओटीआर चल रहा है, तो इस वजह से भी साइट काफी बिजी चल रही है। इसलिए लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप लोग फॉर्म अपना फिल कर लीजिएगा। अब इसमें आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए थे, जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था 2025 में। उसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। कॉमर्स का भी, यूपीजी के भी, और जो कंप्यूटर सेटेड क्वेश्चंस आए थे उसको दूर से देख लीजिएगा। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा। एक पेपर उसमें बाकी है जो फेब में हुआ था, वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी आगे। अभी अपनी क्लास लेते हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो था मैंने डिप्रिसिएशन पढ़ाया था, तो आप लोगों ने पेपर में ऐसा सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि डिप्रिसिएशन से आप लोग के कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इसीलिए और ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी, क्लास मेरी ली होगी अच्छे से, तो डिप्रिसिएशन के जो क्वेश्चन थे बहुत ईजी आप लोगों ने वो निकाल लिए होंगे। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं आप लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अब इसे समझते हैं कि कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट होती क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे पहले आ जाता है, this refers to expenses incurred to acquire assets that have a useful life of more than one accounting period. These assets are typically used to generate income over a long period. तो पूंजीगत व्यय क्या होता है? उन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर किए गए व्यय को संदर्भित करता है जिनका उपयोगी जीवन एक से अधिक लेखावधि का होता है। इन परिसंपत्तियों का उपयोग आमतौर पर लंबी अवधि में आय उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का क्या है, ये जो आपके पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनका जो आपकी एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट स्पेशली, जो फिक्स्ड एसेट शॉर्ट में लिख रहे हैं फिर, तो जो फिक्स्ड एसेट होती हैं उनको परचेज करने में, उनको एक्वायर करने में इसको इन्वेस्ट किया जाता है या फिर यूज किया जाता है। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कैपिटल बस्टिंग होती है। कैपिटल वेस्टिंग जो होती है, तो वहाँ पर जो कैपिटल वेस्टिंग में कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी ज़रूरत है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर होता है सब किस में किया जाता है, सब आपकी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रहती है। तो किस में रहेगी लॉन्ग टर्म, वो आपकी फिक्स एसेट्स होती हैं। तो इसको एक्वायर करने में, इसको जो है यूज़ करने में, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें जिसमें जो इन्वेस्ट होता है, जो भी मनी इन्वेस्ट की जाती है वो सब किसमें आती है, आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। और ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, इतना ध्यान में रखिएगा। यहीं से आपको फिक्स्ड एसेट वाला क्लियर हो जाएगा पॉइंट। वो की जो लॉन्ग टर्म में होती हैं, लंबी अवधि के लिए होती है, दीर्घकालीन अवधि के लिए होती है, वो आपकी स्थायी संपत्तियां होती हैं। और जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड हो जाती है वो आपकी करंट एसेट हो जाती हैं, जैसे कि स्टॉक हो जाता है, बिल्स रिसीवेबल हो जाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में से ज़्यादा के लिए जिनका लेखा किया जाता है, वो सब क्या हो जाते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं वो देख लीजिए। बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड अंडर फिक्स्ड एसेट। जो आपके लॉन्ग टर्म या फिर ये कहें कि जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, वो बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठी में दिखाते हैं। किस हेड के अंतर्गत दिखाते हैं, अंडर फिक्स्ड एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड अंडर फिक्स्ड एसेट। डिप्रिसिएशन, द कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। मूल्यह्रास लागत को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में लगाया जाता है। आप लोग को पहले भी मैंने बताया कि जो डिप्रिसिएशन होता है वो मोस्टली आपका जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड चीजें होती है उस पर ही लगाया जाता है। कितने टाइप्स होते हैं क्या है, ये सब ऑलरेडी हम लोग जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो आपकी फिक्स्ड एसेट पर ही चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं या फिर इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं।
तो इसमें रहेगा कि एक्वायर्स एसेट्स विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक से अधिक लेखा अवधि के उपयोगी जीवन काल वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण होता है। क्योंकि इसमें आपको पता है जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते थे तो 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, इतने वर्ष के लिए आपका डिप्रिसिएशन चलता रहता था। तो यहाँ पर जो भी एसेट्स होती हैं वो एसेट्स किस तरह की होती हैं, जिनकी लाइफ जो होती है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा रहती है और उनको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजेस बिजनेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी, व्यवसाय की उत्पादक क्षमता में वृद्धि करती हैं। यानी कि डायरेक्ट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती। जैसे कि सपोज कर लीजिए किसी की कंपनी है वो पेन बना रहा है, तो पेन बनाने के लिए मेन चीज़ें उसको प्लास्टिक की नीड होती है और जो ह्यूमन पावर है जो उसको बनाएगी, मशीनों को ऑपरेट करेगी, उसकी ज़रूरत हो जाएगी। जो डायरेक्टली जुड़ी होती हैं इस पेन को बनाने में वो क्या हो जाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और जो इनडायरेक्टली होती है क्योंकि जो मशीनरी है उससे सिर्फ एक बैच तो पेन का नहीं बनेगा ना, या सिर्फ एक ही साल तो नहीं बनेगा, कई सालों तक बनता रहेगा। तो क्या होगा इसमें कि ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ाती हैं, बनाने में काम आती हैं, लेकिन जो मेन आपकी चीज़ बन रही है जिससे, वो आपके डायरेक्ट हो जाते हैं और ये किसमें दिखाया जाता है, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ना कि बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर पेन की बात नहीं कर रहे हैं, इस पेन को बनाने में जो सामग्री मटेरियल लगा, जो लेबर लगा, जो एक्सपेंसेस हुए उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर बिज़नेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ जो कर रहे होते हैं, व्यवसाय की उत्पादक क्षमता में वृद्धि जो कर रहा होता है, वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। रिजल्ट इन फ्यूचर बेनिफिट्स, भविष्य में लाभ प्राप्त होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें किया जाता है, वो अभी फ़ौरन करंट में ना मिल कर के फ्यूचर में हमको मिलता है, फ्यूचर तक हमको मिलता रहता है। जनरली इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ फंड्स, इसमें आमतौर पर धन का एक महत्वपूर्ण व्यय शामिल होता है। जो आप लोग की ये बजट होता है इसमें जो आप लोग के कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं कहें, या इस तरह से समझ सकते हैं कि काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट होता है जिसमें इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है। क्योंकि जब एक प्लांट आप बना रहे हैं, एक मशीनरी आप बना रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग बनाइएगा, तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। जो प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है, उसमें आपको फिर कम देना पड़ता है। लेकिन सपोज़ कर लीजिए एक घर आप बना रहे होते हैं, एक होम बना रहे हैं, तो उसकी आपको सबसे पहले ज़मीन खरीदनी होती है, उसके बाद जो है उसको बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ज़मीन खरीदने में सबसे ज़्यादा आपका अमाउंट जाता है। आज के टाइम में अगर देखिएगा तो ज़मीन को खरीदने का खर्चा ज़्यादा आता है। उसके बाद तो डिपेंड कर जाता है आप किस तरह का बनवा रहे हैं, कहाँ पर बनवा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए, जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम्पल दिया होगा क्वेश्चन में और ये पूछेगा कि इसमें से कौन-सा कैपिटल है, कौन-सा रेवेन्यू है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन-कौन से होते हैं? परचेज़िंग न्यू मशीनरी, इन्वेस्टिंग इन इक्विपमेंट टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी, नई मशीनरी को खरीदना जिससे कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस चल रहा है, लेकिन अब देख रहे हैं आप कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो रहा है। अगर हम 5000 यूनिट बना रहे थे, तो अब हमारी सेल क्योंकि ज़्यादा हो रही है, तो हमें 8000 यूनिट बनाना चाहिए। तो 3000 यूनिट जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पास अभी जो मशीनरी है, उससे हम बनाने की करेंगे, बनाएँगे, तो वहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लगेगा या प्रोडक्टिविटी हमारी गिर सकती है। तो इसलिए क्या होगा कि हम नई मशीनरी को भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्ट जब हम उस नई मशीनरी में करेंगे, प्रोडक्शन को कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है लैंड एक्विजिशन, बाइंग लैंड फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं या फिर किसी दूसरे जगह पर स्टेट में लेकर जा रहे हैं, अपनी दूसरी ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे आप कुछ ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर लैंड को खरीदेंगे, एक्वायर करेंगे, तो उसके लिए भी क्या होता है आप इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिंग अ वेयरहाउस और ऑफिस स्पेस। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड, जब आप इम्प्लीमेंटिंग एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आती जा रही, तो पुरानी वाली क्या हो रही है आपको रिप्लेस करनी पड़ी, वरना आप अकेले पीछे रह जाएंगे, बाकी कंपनी आगे निकल जाएंगी। तो इसलिए आपको अपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। इसीलिए देखिएगा जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो वहाँ पर कि जो फर्नीचर होता है या फिर जो कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप होते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ टाइम के बाद वो लोग क्या करते हैं सेल कर देते हैं और नई मशीनरी को लेकर के आते हैं, नई लैपटॉप्स आते हैं, नई कंप्यूटर आता है और काफ़ी कम रेट पर भी वो लोग सेल करते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसको परचेज़ भी कर लेते हैं। तो सिर्फ़ इसलिए करते हैं जिससे कि नई-नई टेक्नोलॉजी की चीज़ों को लाया जा सके, उनकी क्षमता अच्छी हो, उनकी कैपेसिटी अच्छी हो। फिर आ जाता है व्हीकल परचेज़, एक्वायरिंग डिलीवरी ट्रक्स और कंपनी कार्स। तो यहाँ पर ये रहता है कि डिलीवरी ट्रक और कंपनी कार जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम किया जा सके। जब उनकी अपनी होगी तो वहाँ पर कम टाइम लगेगा, कम टाइम में वो जो है जाएँगे और दूसरी कंपनीज़ को भी पेमेंट करना पड़ता है तो वो भी उन्हें नहीं करना पड़ेगा, जब अपनी खुद की होंगी। तो वहाँ पर भी क्या रहता है, इसमें भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सारे क्या हो जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्ज़ाम्पल्स हैं।
अब नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? These are expenses that are incurred in the current accounting period and are fully consumed or used by within that period. जो आयगत व्यय होते हैं एक ऐसे व्यय हैं जो वर्तमान लेखावधि में किए जाते हैं, उसकी अवधि के भीतर पूरी तरह से उपभोग या उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे कि एक वर्ष के अंदर ही, जो एक अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर ही उसका यूज कर लिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें रॉ मटेरियल है, जिसको कि जनरली आप लोग स्टॉक बोलते हैं। तो जो स्टॉक होता है, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल तो चाहिए होता है ना। तो जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम कंपनी में लाएंगे, उसको बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है, फिर फिनिश गुड्स बनता है, उसके बाद आप उसको सेल कर देते हैं। तो इसमें जो कुछ भी लगाया जा रहा है वो सब क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। जिसको डायरेक्ट बेच करके आपको लाभ मिल सके, जिसको कुछ प्रोसेस किया आपने, उसको सेल किया, आपको उससे सेल से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा होता है। अब अकाउंटिंग इसकी किस तरह से की जाती है वो देख लीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसको हम इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, आय विवरण में इसको दिखाया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंस इमीडिएटली, आयगत व्ययों को तुरंत व्यय किया जाता है और इसमें डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। स्टॉक पर कोई डिप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता है। बिल्स रिसीवेबल पर कोई डिप्रिसिएशन लगता है? नहीं लगता है। डेटर्स पे लगता है? नहीं लगता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके जो एक साल के अंदर की अवधि के होने वाले व्यय होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उस पर किसी भी तरह का कोई भी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कंज्यूम्ड आर यूज्ड अप विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, वर्तमान लेखावधि के भीतर उपभोग या उपयोग उसका कर लिया जाता है। रिलेट्स टू डे ऑपरेशन, दिन प्रतिदिन के जो भी कार्य होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। डज नॉट इंक्रीज फ्यूचर बेनिफिट, भविष्य के लाभों में वृद्धि नहीं करता। यानी कि जो भी आपने बनाने के लिए प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल मंगाया है या फिर जो लेबर लगा है वो सब उसी में ही कंज्यूम होके उसी ईयर में खत्म हो जाएगा, आगे के सालों के लिए उसको यूज नहीं। मतलब कहने का है कि जो भी उसमें क्षमता लगी, जो भी कैपेसिटी उसमें लगी, जो भी एफिशिएंसी उसमें लगी, वो वही उसी साल कंप्लीट हो जाती, उसको आप आगे लेकर के नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है टिपिकली इन्वॉल्व्स स्मॉलर अमाउंट, आमतौर पर छोटी राशियाँ शामिल होती हैं क्योंकि इसमें जो वर्किंग कैपिटल लगी होती है, मोस्टली जो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल लगी होती है। तो जो वर्किंग कैपिटल होती है वो आपकी एक वर्ष की अवधि के लिए ही होती है और उसमें छोटी छोटी राशियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि बिजनेस एक साइकिल जो होता है वो उसका चलता रहता है। आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको बनाया, उसको फिनिश गुड उसको सेल कर दिया, उसके बाद फिर से उसी पैसे से आपने रॉ मटेरियल मंगाया, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक पूरा इसका एक कैश साइकिल होता है जो चलता रहता है। फिर आ जाता है एग्जाम्पल्स इसके। तो सबसे पहला आ जाता है सैलरी और वेजेस, जो भी वेतन दिया जा रहा है, मजदूरी दी जाती है, जो पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज फॉर दियर सर्विसेज, वो क्या होता है आपका रेवेन्यू में आ जाएगा। यूटिलिटी बिल्स, जो भी आपके वाटर चार्ज हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का है, इंटरनेट सर्विसेज हैं, ये सब के लिए जो बिल पे किया जाता है वो भी आपका रेवेन्यू में ही आता है। रिपेयर कॉस्ट, मरम्मत की लागत। फिक्सिंग मशीनरी टू मेंटेन ऑपरेशन, मशीन में कोई टूट-फूट हो गई है कि जिससे कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो रुक रहा है, तो उसको जो है रिपेयर करने में जो कुछ भी अमाउंट आता है, वो भी क्या होगा आपका उसी में ही आएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम से दे रखा है स्थापना व्यय, इंस्टॉलेशन के चार्जेस के नाम से है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस जो होते हैं, ये आपके किस में जाते हैं, ये आपके जाएँगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ये आपके रेवेन्यू में नहीं आते। किसी मशीनरी की स्थापना का जो व्यय होता है, वो मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वहाँ पर आपको मैंने ये बात बताई थी। अगर आपको याद हो, इसकी एक अलग से क्लास जो हुई थी, उसमें मैंने आप लोग को समझाया था प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में, कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं और इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं, उसी मशीनरी अकाउंट में ही दिखाए जाते हैं। और मशीनरी किस क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रिपेयर वाला जो आएगा वो किसमें जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइज करना है, मार्केटिंग कैंपेन्स टू प्रमोट द बिजनेस, जो विज्ञापन व्यय है, व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंस होते हैं उसको दो तरह से ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू भी होते हैं, अभी आगे आप लोग नेक्स्ट देखेंगे डिफर्ड रेवेन्यू भी होते हैं, उसको अभी हम वहाँ पर समझेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री परचेज, प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, तो ये आप लोग को मैंने कई बार अभी समझा ही दिया एग्जाम्पल में कि जो रॉ मटेरियल वस्तु को किसी बनाने के लिए, उत्पादन को जारी रखने के लिए जो कच्चा माल हमको चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो परचेज करने में भी जो एक्सपेंस होते हैं वो सब भी क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड क्या हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है अस्थगित आयगत व्यय। These are expenses incurred in the
current period but are expected to benefit future period. They are treated as assets and are gradually written off over their useful life. ये वर्तमान अवधि में किए गए व्यय हैं, लेकिन भविष्य की अवधि में लाभ होने की उम्मीद है। इन्हें परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है। उनके उपयोगी जीवन काल में धीरे-धीरे बट्टे खाते में यानी कि धीरे-धीरे क्या होता है, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर कन्फ्यूज़ करने के लिए विज्ञापन व्यय ही दे रखा होता है, एडवर्टाइज़मेंट ही दे रखा होता है। तो एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हों, पूछा जाए तो उसको डिफर्ड रेवेन्यू में ही दिखाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी अंदर चीज़ें होती हैं कि किस तरह का एडवर्टाइज़मेंट है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन बनेगा, वो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। तो सीधे-सीधे आपको इसी में ही आंसर अपना लगा देना है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? पहला हो जाता है कि incurred in the current period but benefits future period। वर्तमान अवधि में किया जाता है एक्सपेंस, लेकिन इसके जो लाभ होते हैं वो भविष्य में मिलते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जैसे आप विज्ञापन कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है, लोगों को वो याद रहता है। कुछ-कुछ एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे होते हैं जो याद हो जाते हैं बच्चों को। बार-बार वो उसको कोई सॉन्ग अगर अच्छा सा है तो उस सॉन्ग को बार-बार वो गाते रहते हैं। तो क्या होता है, उनका लाभ जो होता है फ्यूचर तक मिलता है, क्योंकि सेल हमारी बढ़ती है। क्योंकि इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसकी मीनिंग ही हो जाती है टू मूव ऑन या फिर अट्रैक्ट करना, यानी कि जो हम चीज़ें अभी तक खरीद रहे होते हैं, उन उन चीज़ों की तरफ से मोड़ करके अपनी प्रोडक्ट की तरफ लाना कस्टमर्स को, उसका मीनिंग ही यही होता है, आकर्षित करना। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइज़मेंट होता है उसका फ्यूचर तक लाभ होता रहता है। एक बार आपने किसी चीज़ को यूज़ किया, आपको अच्छी लगी, तो बार-बार आप उसकी ही डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटेड एज़ एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर इसको कहाँ दिखाते हैं? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसको इनकम स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं। और जो आप या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इसको आप कहाँ दिखाते हैं? इसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। इसको एक टाइम तक रखा जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है, इसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स इंक्लूड रिसर्च द एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उदाहरणों में क्या है, जो R&D पर एक्सपेंसेस आएँगे, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए इस तरह से ये दे रखा है। एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगा या फिर जो R&D पर आते हैं, अगर एक्सपेंस किया जा रहा होता है, तो उसको भी हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न ऑफ किया जा रहा है, एप्लीकेट किया जा रहा है। यहाँ पर इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आ जाता है कैपिटल रिसीप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियाँ। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर जो कैपिटल रिसीप्ट आपको हो रही है वो भी देख लेते हैं। दीज आर रिसीप्ट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द सेल और डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट्स आर फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। वे प्राप्तियाँ जो पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री या निपटान या दीर्घकालिक लोनों से प्राप्त होती हैं। यानी कि आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदी थी, अब आपने उसको सेल कर दिया, तो उसको सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीप्ट कहलाता है। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं तो वो भी कैपिटल रिसीप्ट है। नेचर क्या है? ये नॉन रिपेयरिंग है और इरेगुलर है। कोई भी मशीनरी आप रोज़ तो बेचेंगे नहीं, या जो है टाइम टू टाइम डिस्टेंस पर एक जैसे 8 साल, 10 साल, 5 साल तक के लिए आपने उस मशीनरी को खरीदा है। अब वो मशीनरी क्या धीरे-धीरे क्या हो गई है, डिप्रिसिएशन लग-लग के बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, तो आप उसको सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि बार-बार होने की प्रकृति के नहीं होते हैं और कभी भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। जैसे कि उसमें आपको रेगुलर एक पूरा साइकिल चलता रहता है, आप जो है प्रोडक्शन करते हैं, अपने स्टोर्स होगा उसको सेल करेंगे, फिर प्रोडक्शन आपका चलता जा रहा है, तो एक वो साइकिल चलता रहता है। इसमें क्या होता है, ये रेगुलर नहीं होते, इर्रेगुलर होते हैं। तो उससे क्या होते हैं? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंश्योरेंस ऑफ शेयर्स है, गवर्नमेंट लोन्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि अचल संपत्ति की बिक्री, शेयरों का ये इश्योरेंस मतलब जो शेयर को निर्गमित किया जाता है, उससे जो भी आती है इनकम, वो भी आपकी क्या हो जाती है? जब शेयर को इश्यू कर रहे होते हो, जितने का शेयर आप इश्यू करेंगे, उससे जो कैपिटल आपके पास आएगी, वो कैपिटल भी आपकी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसीप्ट में आती है। सरकारी ऋण या फिर ऋणों की वसूली। उसके बाद आ जाता है कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है। इफेक्ट्स द बैलेंस शीट बाय आइदर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी आर रिड्यूसिंग एन एसेट। ये किस तरह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट डालती हैं? बैलेंस शीट को या तो देनदारी बनाकर, जैसे कि ऋण लेकर, या फिर किसी परिसंपत्ति को कम करके किसी बिल्डिंग को बेचकर प्रभावित करता है। इसमें क्या रहेगा, अगर आप एसेट्स को बेचेंगे, किसी तरह की बिल्डिंग है, फर्नीचर्स को सेल करते हैं, तो वहाँ पर उसमें कमी आ जाएगी, तो आपकी एसेट या तो कम हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि अगर आपने इश्यू किए शेयर्स को, तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, या लोन लिया है तो लोन भी आपका लायबिलिटी साइड में ही इंक्रीज आएगा। तो इंक्रीज किधर होगा? लायबिलिटी साइड में, और डिक्रीज जो होगा वो हो जाएगा एसेट साइड में। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल। पर्पस क्या रहता है? यूज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड टू चेंज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस। दीर्घकालिक निवेश और व्यवसाय की वित्तीय संरचना में बदलाव के लिए उपयोग इसको हम करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है।
नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट में क्या रहेगा कि इनकम जनरेटेड फ्रॉम ए बिजनेस नॉर्मल रिक्वायरिंग ऑपरेशन। व्यवसाय में जो सामान्य या फिर आवर्ती क्रियाएं होती हैं उनसे जो भी आय होती है, सिंपल सा सीधी भाषा में कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं उनको सेल करने से जो आपकी इनकम हो रही है वो आपके रेवेन्यू और रिसिप्ट कहलाती है। और ये इनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, रिकरिंग होता है। ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग याद रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो सॉरी कौन से रिसिप्ट होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। ये एक्सपेंसेस में भी पूछ सकता है कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो रेवेन्यू आपकी रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। सोर्सेस क्या होते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। जो वस्तु या सेवा की बिक्री करिए या तो किराया आपको मिल रहा है, ब्याज या फिर लाभांश। इन सारी जो सोर्स होते हैं उससे आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट होती है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा? अफेक्ट्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टली इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या करेंगे? लाभ हानि खाते को प्रभावित करता है या फिर जिसका सीधा असर लाभदायकता पर पड़ता है। क्योंकि अगर आपको ब्याज मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है तो कहाँ दिखाएंगे आप? पीएनएल में क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं जो कुछ भी हम रिसीव होता है। और एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। तो रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे तो डेबिट में जाएंगे, रिसिप्ट होगा तो क्रेडिट में जाएगा पीएनएल में या फिर इनकम स्टेटमेंट में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस हो जाता है यूज्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, मेंटेनेंस एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसमें क्या रहेगा? वेतन, रखरखाव और अन्य परिचालन लागतों जैसे दैनिक खर्चों के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। और आपकी समझ में आ गया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या होती हैं। किस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय है? सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, परचेज ऑफ ए न्यू फैक्ट्री, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? सैलरी आपने देखा, बताया था मैंने, सैलरी आपको हर मंथ देनी होती है। किसमें जाएगी? ये जाएगी आपके रेवेन्यू में। ऑफिस स्टेशनरी को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो वो भी रेगुलर बेसिस पर ही आपको स्टेशनरी है हाँ करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफिस के लिए की जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? नेचर हो जाएगा रेवेन्यू। फैक्ट्री आप न्यू परचेज कर रहे हैं, सीधे सीधे यहाँ पर फैक्ट्री दे रखा है। एडवर्टाइजिंग तो किसमें चला जाएगा? एडवर्टाइजमेंट चला जाता है डिफर्ड में। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक नए कारखाने की जो खरीद कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू। पूंजीगत व्यय निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं। इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, एनहांस द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो सारे पॉइंट सही हैं कि व्यवसाय की आय में वृद्धि करने के लिए होते हैं। व्यवसाय की आय के लिए कहा जाए तो नहीं होगा, आय में वृद्धि करने के लिए कहा जाए तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये ध्यान में रखिएगा। व्यवसाय की दक्षता में सुधार करते हैं, व्यवसाय की भविष्य की कमाई क्षमता में वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा और लगता है अबव उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। परचेज ऑफ लैंड, आप अगर भूमि की खरीद करते हैं सिंपल सी बात कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, अगर आप भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भी है। रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी और परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, तो न्यू मशीनरी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं होगा? रिपेयर नहीं होगा। अगर मौजूदा मशीनरी में आप मरम्मत करते का काम कर रहा जा रहा है तो वो आपकी क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर जनरली, जो राजस्व व्यय होते हैं समानता होते हैं। लार्ज इन अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस तरह के होते हैं? अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपका ये छोटी राशि स्मॉल इन अमाउंट भी होता है, छोटे अमाउंट में होते हुए सही है, लेकिन ज़्यादा जो सटीक आंसर आपका रहेगा वो शॉर्ट टर्म इन नेचर रहेगा। ये प्रकृति उनकी क्या होती है? अल्पकालिक होती है। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ आपको एक या एक से ज़्यादा जो है वो ऑप्शन सही लग रहे होंगे। वहाँ पे आपको अपना बेस्ट आंसर देखना होता है। यहाँ पर बेस्ट आंसर हमारा शॉर्ट टर्म इन नेचर है। जो शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही आ जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अस्थगित राजस्व व्यय होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द करेंट पीरियड बट बेनिफिट्स फ्यूचर पीरियड, एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन द फ्यूचर पीरियड बट benefits the current period, in the current period but has no future period, या फिर in the future period but has no current benefit। तो यहाँ पर
अलग तरह से पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले में कह रहा है कि क्या होता है कि वर्तमान अवधि में किया गया वह लेकिन भविष्य की अवधि को लाभ पहुँचाएगा। भविष्य की अवधि में किया गया है लेकिन वर्तमान अवधि को लाभ पहुँचाएगा। वर्तमान अवधि में किया गया वह लेकिन भविष्य में कोई लाभ नहीं पहुँचाता। भविष्य की अवधि में किया गया वह लेकिन वर्तमान में कोई लाभ नहीं पहुँचाता है। तो अभी एडवर्टाइज़मेंट का एग्ज़ाम्पल देकर मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया है कि कौन-सा पॉइंट इसमें करेक्ट होगा। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन्स आपको एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाएँगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, वो हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स को, कि क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स, किस तरह के होते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों का इसके आगे के जो पॉइंट्स होंगे उसको लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।